हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के आज के मेरे इस यूट्यूब सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो एक स्पीच थी विच ही हैड डिलीवर्ड एट द कॉन्वोकेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसी उसी के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ये नाम कोई हमारे लिए अपरिचित नहीं है। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अपनी लाइफ में बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल्स जो गांधी जी ने बताए थे, स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे। तो ऐसे कुछ फेमस फिगर्स जैसे कि एनी बेसेंट, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी पूरी लाइफ उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए बिताई हुई थी। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उनके उस भाषण पे या फिर स्पीच पे चर्चा करें, उससे पहले हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। व्हेन ही वाज born, where he was born, and what type of work he had performed in his life, and which message he has conveyed through this speech. So friends, Lal Bahadur Shastri, uh, he had a deep interest in freedom struggle, and he began to educate himself in its history and works of several of its famous figures, including Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, and Annie Besant. Certain principles he followed. कुछ प्रिंसिपल्स जो महात्मा गांधी जी ने उन्हें बताए थे, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने फॉलो किए थे, जैसे कि हार्ड वर्क है, सिंप्लिसिटी, सत्याग्रह, ऐसे बहुत से जो प्रिंसिपल्स है गांधी वे ऑफ लाइफ उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी और ये सारे प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते थे। शास्त्री जी वॉज अ ट्रू फाइटर ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी, सो ही हैड envisioned India as a harbinger of world peace. However, he was never willing to accept anything at the cost of country's sovereignty and always held the view that it is our primary duty to protect the interests of the countries regardless of the price. So friends, वो जो एक नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी, तो बहुत ही बड़ा नाम है। As I have told you already that he was the India's second prime minister, and he always exemplified simplicity, humility and nationalism. ये जो तीन प्रिंसिपल्स थे उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं छोड़े हैं, वो है simplicity, humility, and nationalism. He always championed these three principles along with one principle, and that is called as self-reliance. Self-reliance through the White Revolution and Green Revolution. And he had given the slogan of Jai Jawan and Jai Kisan to the nation. तो इसी के साथ उन्होंने 1965 में जो इंडो पाक वार हुआ था, उसमें भी अपनी बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई हुई है। और ये सारी जो बातें हैं, उनके जो सहयोग था हमारे राष्ट्र के हित के लिए, वो बहुत ही बड़ा था। तो देखते हैं, उनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था, जो कि वाराणसी में स्थित एक स्मॉल टाउन है उत्तर प्रदेश में। और अपनी जो पढ़ाई थी उसके आगे की, तो उन्होंने उसके लिए बनारस चले गए थे वो। और वहाँ पे बनारस विश्व हिंदू विद्यालय में, विद्यापीठ में उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, हाई स्कूल का एजुकेशन है, वो पूरी कर ली थी। तो there he came under the influence of the nationalists and the great intellectuals of the country. Shastri received his bachelor's degree from the same institution, that is Kashi Vidyapit. और for him nation was first. राष्ट्र उनके लिए पहले आता था। जो भी कुछ काम करना है अपने राष्ट्र के लिए करना है, और कभी भी उन्होंने इंडिविजुअल पर्सनल कोई थॉट कभी भी आगे नहीं रखा था। तो यही बात हमें यहाँ पे उन्होंने भी बताई हुई है। अगर हम उनकी इस स्पीच पे चर्चा करें तो ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि गांधीयन वे ऑफ लाइफ उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, और उसी के साथ शास्त्री हैड एनरोल्ड एज अ लाइफ मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी
लोक सेवक मंडल फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने जो लोक सेवक मंडल नाम से एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की हुई थी, उनके लाइफ मेंबर रह चुके हैं वो, और उन्होंने गांधी जी के साथ हरिजन्स के बेटरमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया हुआ है अंडर द Gandhi's leadership in मुजफ्फरपुर। लेटर ऑन ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। तो उनका जो कार्यकाल था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 9th June 1964 to 11th January 1966. Shastri supported Nehru's socialist economic policies with central planning, and he supported White Revolution, a national campaign to increase milk production and supply by supporting the Amul Dairy Cooperative of Anand in Gujarat. Chronic food strategies across the country. Shastri urged people to voluntarily give up one meal so that the saved food could be distributed to the affected population. That means उन्होंने लोगों से अपील भी की हुई थी कि एक बार का अपना खाना बचा ले तो शायद जो भूखे लोग हैं उनको थोड़ा सा खाना मिल जाए। तो ये अपील भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। Moreover, his vision of self-sufficiency in food grains led to the sowing of the seeds of the ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, हरित क्रांति के बीज भी उन्होंने ही बोए थे, और उन्होंने एक बहुत ही इमॉर्टल स्लोगन राष्ट्र को दिया था, वो था जय जवान और जय किसान का, विच कंटिन्यूज टू इंस्पायर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो शास्त्री जी पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग 1965 इंडो-पाक वार and the announcement of the Tashkent Declaration represented the major milestone in India's modern history. Although India won the war, the Shastriji want to resolve the conflict between two countries amicably. 1965 में इंडो पाक जो वार हुआ था, वहां पर उन्होंने ताशकंद डिक्लेरेशन किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई हुई थी, और उन्होंने चाहा था कि वार युद्ध होने से अच्छा है कि हम उसे शांति से रिजॉल्व कर सके किसी भी चीज को, तो ये बहुत अच्छा है। और ही फेल्ट दिस वाज नेसेसरी टू कंट्रीज वेयर टू लिव इन पीस, स्पेशली सिंस देयर प्रायोरिटीज शुड बी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर पीपल एंड नॉट वॉर। दैट मीन्स लोगों के लिए जो उनकी प्राथमिक जरूरतें हैं उसे पूरा करना, ये हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ना कि युद्ध करना। तो राष्ट्र के हित के कारण ही उन्होंने ताशकंद के लिए एक ताशकंद कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कुछ बातें सामने लाई थी। लेकिन उनका जो कहना था कि युद्ध हमारे लिए हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, लोगों की जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो हमारे लिए राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने एक अच्छा और बहुत ही सुंदर मैसेज दिया हुआ था। तो दोस्तों देखिए, ताशकंद डिक्लेरेशन जो है ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री ऑन 10 January 1966, एंड शास्त्री डाइड द फॉलोइंग डे on September 22nd, 1965. The UN Security Council successfully negotiated the ceasefire. तो दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने जो हमें एक स्पीच दिया हुआ है यहाँ पे स्टडी करने के लिए, या फिर जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इट इज टाइटल्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज of responsibility of young citizen, which he had delivered on 19 December 1964. 19 December 1964 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये स्पीच डिलीवर किया हुआ था। उनका जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी वहां पे चल रहा था, तो उसी के कारण ये स्पीच वहां पे देने के लिए वो गए हुए थे।
इस स्पीच के थ्रू उन्होंने कौन-सा मैसेज हमें दिया हुआ है, तो ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत में ही वो कहते हैं कि व्हाटएवर योर स्टेशन इन लाइफ, इन फ्यूचर लाइफ, ईच वन ऑफ यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक योरसेल्फ एज सिटीजन ऑफ द कंट्री. This confers on you certain rights which are guaranteed by the Constitution, but it also subjects you to certain responsibilities. This confers on you certain rights which are guaranteed by the Constitution, but it also subjects you to certain responsibilities which also have to be clearly understood. तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करनी होंगी, कुछ सेल्फ रिस्ट्रेंट्स हमें खुद पर लगाने होंगे, और मन से हमें एक अच्छा जो नागरिक है, इस राष्ट्र का एक अच्छा और समझदार नागरिक बन के हमें इस राष्ट्र में रहना है, जो कि हमारे राष्ट्र का हित देख सके, या फिर हमारे राष्ट्र के हित के लिए, प्रगति के लिए कार्य कर सके। तो आगे वो कहते हैं, आवर्स इज अ डेमोक्रेसी which enjoins freedom to the individual, but this freedom has to be subjected to a number of voluntary restraints in the interest of organized society. And these voluntary restraints have to be exercised and demonstrated in everyday life. जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुछ रिस्ट्रेंट्स जो है, कुछ बंधन जो है हमें खुद पर लादने हैं, या फिर कुछ बंधन जो है हमें फॉलो करने हैं, इसलिए नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बल्कि इसलिए कि हम, अगर हमारा समाज अच्छी तरह से जी अपना लाइफ पूरी अच्छी तरह से व्यतीत करना सीख जाए, तो वो राष्ट्र के हित के लिए अच्छा है। अगर हमारी यंग जनरेशन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए राइट्स के साथ साथ ही अगर कुछ रिस्ट्रेंट्स खुद पे लाद दे, कुछ बंधन को फॉलो करें, जैसे कि हमें शांति से यहाँ पे रहना है, हमें आपस में किसी प्रकार का तनावग्रस्त वातावरण नहीं बनाना है, या फिर जात, धर्म, या फिर किसी भी प्रांत के बारे में सोचकर हमें झगड़ा नहीं बढ़ाना है, दंगल नहीं करना है, या फिर ये राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही असुविधाजनक होगा। ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ बिताएं, अपनी जीवन बिताएं, तो हमारे लिए ये अच्छा होगा। ऐसा एक मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। आगे वो कहते हैं, अ गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ whether there is a policeman around or not, who takes delight in performing his civic duties. In olden days, sense of self-restraint and discipline was inculcated by combined effort of the family and the teacher. The economic stresses of present day life unfortunately do not leave enough time to the parents to look after the children. आगे वो कहते हैं कि आजकल पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसका एक कारण ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल इकोनॉमी है। सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि घर में अगर पति पत्नी दोनों जॉब न कर सके या फिर कोई बिजनेस न चला सके, तो उनकी लाइफ इकोनॉमिकली स्मूथ नहीं रन हो सकती है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों की स्टडीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले जो थे एंशंट जो लोग थे, वो जॉइंट फैमिलीज में रहते थे और एक दूसरे की तरफ ध्यान देते थे, सभी मिला के खर्चा उठाते थे, और इसी की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, और उसी के साथ अपने संस्कारों के साथ ही वो अपना जीवन बिताते थे, और समाज में रहते हुए अपने कुछ अलिखित नियमों का पालन वो करते थे। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो ये जो अलिखित नियम है बदलते जा रहे हैं, जैसे कि हमारा कल्चर बदल रहा है, हमारी संस्कृति बदल रही है, हमारे संस्कार भी बदल रहे हैं, खाने के, उठने बैठने के, कपड़े पहनने के, सोचने के सभी ढंग हमारे आजकल बदले हुए हैं, और इसीलिए शायद हमारे पेरेंट्स के पास जो टाइम नहीं है हमारे लिए, तो उसी का फायदा लेते हुए यंग जनरेशन कहीं और मुड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है।
तो आगे वो कहते हैं कि इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द नंबर्स हैव ग्रोन सो लार्ज as to take away the benefits which used to accrue formerly by personal contact between the teacher and the taught. Inevitably, our young students are often left much to their resources. Often, this creates problems which we all know about. This is an important aspect which needs thorough examination. The responsibility of our young citizens is great. In my view, every station in life is important in itself. Work has its own dignity, and there is a great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability. Whatever the duties, we should apply ourselves with sincerity and devotion. Such an approach, apart from being good in itself, also has the added advantage of opening avenues for further advancement. We have to see whether we have done our own job well before thinking of criticizing anybody else. All too often, we succumb to the temptation of decrying others without bothering to look to ourselves. So, friends, वो कहते हैं कि एंशंट प्राचीन काल में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या आश्रम जो थे जहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करते थे तो वहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कम थी इसलिए जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन था बिटवीन द टीचर एंड द student it was quite possible in those days but now in a days the population has increased the strength of the student has increased in the classroom and the teachers are not able to remember the names of the students and they are not able to pay personal attention to these students पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण जो टीचर है अपने विद्यार्थियों से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सक रहे हैं इसका कारण ये है कि अभी उनकी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है तो उनके बहुत से शिक्षकों को तो अपने विद्यार्थियों के नाम चेहरे तक याद नहीं रहते इसका कारण है कि एक क्लास में 100-200 विद्यार्थी रहते हैं और ऐसी न जाने 10-15 क्लासेस उनको एंगेज करनी पड़ती है तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि अपने विद्यार्थियों से उनका कोई डायरेक्ट संपर्क हो तो उसी के कारण वो पूरी तरह से उनके कांटेक्ट में नहीं रह सकते हैं और इसी के कारण ही विद्यार्थियों को एक प्रकार से निग्लेक्ट किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनती जा रही है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही उनके कांटेक्ट में रहते हैं और बाकी के जो स्टूडेंट है वो ना ही पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और ना ही वो अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं ना ही खुद के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं बल्कि किसी और ही चीज में उनका इंटेलिजेंस रहता है और किसी और ही चीज में उनका इंटरेस्ट समाया हुआ रहता है और उसी के कारण वो अपना कोई भी ध्येय निश्चित नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर कोई ध्येय निश्चित भी कर लेते हैं तो उसके समीप जाने की जो तैयारी उन्हें करनी पड़ती है वो भी वो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ नहीं कर पा रहे हैं यह कारण है कि वो स्टूडेंट्स जो है वो अपने लक्ष्य से कहीं दूर भागते हुए हमें नजर आ रहे हैं तो एक बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमें कोई अच्छी बात बताने के लिए हमारे पास खड़ा हो तो हमें ही ये बात समझ लेनी है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है समाज में रहते हुए हमारे घर में रहते हुए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हमारे परिवार की तरफ या समाज की तरफ अपने भाई बहनों की या रिश्तेदारों की तरफ वो सारी जिम्मेदारियां हमें खुद ही समझनी है और उन्हें किस तरह से हमें कैरी ऑन करना है ये हमें सोचना है तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इटसेल्फ also he has added advantage of opening avenues to further advancement we have to see whether we have done our own job well before thinking of criticizing anybody else इसी के साथ हमें ये भी कहना है कि अगर हमारी लाइफ में फेलियर्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे फेलियर्स को और को फेलियर्स के लिए हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं हम कहते हैं कि अगर मैं आज अयशस्वी हूँ तो उसका कारण तुम हो माता पिता को दोष देते हैं
भाई बहनों को दोष देते हैं, या फिर अपने इकोनॉमिक कंडीशन को दोष देते हैं, या फिर जो भी कुछ उनको नहीं मिला है उन परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन ये सब क्रिटिसाइज करने से पहले उन्हें सोचना है कि वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी सिचुएशन और पीपल, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू मोटिवेट अदर पीपल। ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। दूसरों की समीक्षा हमें नहीं करनी है, दूसरों को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें उनको प्रेरणा देना है किस तरह से अच्छी लाइफ, अच्छा नागरिक बन के हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए वो अपना योगदान दे सकते हैं। ये बात सोचने के लिए उन्हें मजबूर करना है, उनकी सोच ऐसी बनानी है जो कि हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए हितकारक हो। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे हमें भी समझाई हुई है। आगे वो कहते हैं कि नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी सिंस वन कैन नॉट weigh it in terms of what one receives. It is essential to remember that the entire country is one and that anyone who fosters or promotes separatism or vociferous tendencies is not our true friend. What I have said stems from a desire to see that the youth of our country prepares itself in disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow. The democratic country is sustained not by the greatness of few but by the cooperative effort of the many. The future of the country is in our hands, and as the older generations complete their task, the one new comes along to take their place. If they are well equipped as individuals and the citizens, the country's future will be bright indeed. At a time when you are at the threshold of new period in your life, I would urge you to play your role with confidence and dignity. तो शास्त्री जी कहते हैं कि जब हम इस समाज में रह रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी प्रकार से समाज में कोई दंगल निर्माण हो, या फिर कोई रिलीजियस राइट्स क्रिएट हो, ऐसी किसी भी तरह की सोच को हमें पनाह नहीं देनी है। ऐसा भी एक सुंदर सा मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह की सुविधाएं और बहुत ही अच्छी तरह के तत्व हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान किए हुए हैं। तो हमें हमारे राष्ट्र की तरफ लॉयल रहना है। राष्ट्र का हित बढ़ने के लिए हमें कार्यशील और प्रयत्नशील रहना है, ना कि राष्ट्र के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है जो कि राष्ट्र को अहित पहुंचा सकती है, अहित हो सकता है राष्ट्र का, तो ऐसी किसी भी गतिविधियों में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। इन गतिविधियों को किसी भी तरह से हमें प्रमोट नहीं करना है, या फिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से ये करने के लिए मोटिवेट नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पे बताई हुई है। और पोजिशन विथ रिकॉर्ड टू सेक्युलरिज्म इज नोन सो वेल दैट इट हार्डली नीड्स एनी रिटायरेशन. It is embodied in our constitution, which ensures equal respect for all religions and equal opportunities for all citizens, irrespective of their caste, creed, and faith which they profess. In spite of seeming diversity, there is fundamental unity in India, which we all cherish, and it has to be our constant endeavor to maintain and strengthen this unity. The country can progress only if it does away completely with vociferous tendencies and emerges as an integrated whole. And it is in the field of education that the seed of secularism has to be sown at the earliest stages so that the plant can be carefully nurtured as it grows. आगे वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए हितकारक है अगर हम जातिवाद ना बढ़ाएं, अगर हम प्रांतवाद ना बढ़ाएं, और इसी के साथ हम किसी भी तरह से धार्मिक दंगलों को सपोर्ट ना करें। हमारा जो राष्ट्र है भारत नाम का, ये एक हिंदू राष्ट्र है और बहुत सारी
अलग अलग जात और पंथों के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। पूरे 29 राज्य मिलके हमारा ये राष्ट्र निर्माण हुआ है। और ये यहाँ पे अलग अलग धर्मों के प्रांतों के लोग यहाँ पे अगर एकात्म होके रहे तो ये हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए हितकारक होगा। ये ऐसा मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि किसी भी फिसिपेरस टेंडेंसीज हमारे राष्ट्र के विघातक राष्ट्र विघातक किसी भी टेंडेंसी को वृत्ति को हमें यहाँ पे थारा नहीं देना है। किसी भी तरह से हमें उसे प्रमोट नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। और अगर हम सभी एक संग होके काम करें तो हमारा राष्ट्र आगे जा सकता है। किसी इंडिविजुअल या फिर 4-5 लोगों के एफर्ट्स के कारण राष्ट्र नहीं प्रगतिशील हो सकता, बल्कि पूरे राज्यों को एक होने के एक होने के साथ ही उनको एकात्म होके काम करना पड़ेगा, तभी राष्ट्र का हित होगा। ऐसा उन्होंने हमें एक सुंदर सा मैसेज दिया हुआ है। तो सेक्युलरिज्म का उन्होंने जो मैसेज हमें दिया हुआ है उसे हमें ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, प्रगतिशील राष्ट्र और शांतता प्रिय समाज निर्माण करने में हमारा दायित्व निभाना है। ये ऐसा सुंदर सा मैसेज हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस स्पीच में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लिटरेरी आर्ट के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी आर्ट। थैंक यू।